नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। आज अध्याय दूसरा, भारत का भौतिक विभाजन। ये टॉपिक आपके भारत के भूगोल से संबंधित ऑल स्टेट टेट के लिए और कंपटीशन के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और रीट मेंस के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और भारत का भूगोल से संबंधित जो टॉपिक है ये जो आपके वीडियो भर्ती है, यूपीएससी है और ऑल स्टेट टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं और पीसीएस, स्टेट पीसीएस में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये भारत का भूगोल अगर आपके आता है तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय दूसरा, भारत का भौतिक विभाजन। अब देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन और ये डायग्राम के अंतर्गत आप देखेंगे कि वर्तमान भारत के अंतर्गत यूरेशियन जो प्लेट है ये बताई गई है दोस्तों। ये पूरा भारत का मैप के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह सिद्धांत जर्मनी के विद्वान वेगनर द्वारा सन 1912 में दिया गया, जो जर्मन भाषा में लिखा गया। बाद में 1924 में इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। वेगनर का यह सिद्धांत बताता है कि संपूर्ण महाद्वीप एक गोल गेंद की भांति दक्षिण गोलार्ध में स्थित था। ये जो सिद्धांत जो दिया है दोस्तों, ये वेगनर का सिद्धांत है, आप देखेंगे। और वेगनर ने से पेंजिया नाम दिया। वेगनर ने से पेंजिया नाम दिया। वेगनर के अनुसार पेंजिया दो भागों में विभक्त था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य 33 महासागर था। वेगनर के अनुसार पेंजिया के चारों ओर महासागर को पेंथालासा सागर कहा गया। वेगनर के अनुसार इस पेंजिया में तीव्र गति से विस्फोट हुआ, जिसके कारण महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ और महाद्वीप अपनी वर्तमान स्थिति में आए। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विस्थापन दो दिशा में हुआ, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा। पश्चिम दिशा यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण संभव हुआ। पश्चिम जो दिशा थी दोस्तों, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण संभव हुआ। उत्तर दिशा यह गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर संभव हुआ। वेगनर के अनुसार जो भाग उत्तर दिशा में गया, अर्थात यूरोप महाद्वीप, अधिकांश एशिया महाद्वीप का निर्माण अंगारा लैंड से हुआ। जो भाग पश्चिम दिशा में गया, अर्थात उत्तर अमेरिका का निर्माण अंगारा लैंड भाग लॉरेशिया से हुआ। इस प्रकार दक्षिण अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। अतः भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड व 33 सागर से हुआ। तो भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 महासागर से हुआ। वेगनर के द्वारा दिए गए जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है, देखेंगे कि यह वेगनर का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस साक्ष्य के अनुसार वेगनर ने अंटार्कटिक महासागर के दोनों तटों की समानता को दर्शाया, अर्थात उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के तट दूसरे में समाहित हो जाते हैं। अल्पेशियन पर्वत, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित अल्पेशियन पर्वत का कटा हुआ भाग जलोन पर्वत के रूप में यूरोप महाद्वीप में। नॉर्वे व स्वीडन देश की सीमा पर स्थित इस साक्ष्य ने यह सिद्धांत कम से कम अंगारा लैंड का भाग आपस में जुड़ा हुआ था। कोबर का भू सन्निधि का सिद्धांत। तो ब्राजील व घाना के तट पे सोना पाया जाए, यह साक्ष्य दक्षिणी अफ्रीका व अफ्रीका के तटों की समानता है। यहां पे आप देखेंगे कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे कनल श्रेणी, मध्य पिंड, हिमालय, गंगा का मैदान, भारतीय अग्रभाग, तलछट व एशियाई भाग का अग्रभाग। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो डायग्राम दिया गया इसके अंतर्गत कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया, जहां आज हिमालय है वहां 33 सागर हुआ करता था। कोबर ने 33 सागर स्थान पर 33 भूसन्नति का भी प्रयोग किया। 33 महासागर के उत्तर अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। दोनों द्वीपों पे नदियां बहा करती थी, जिसका पानी अपने साथ बालू, चट्टान, कण, कूड़ा करकट लाकर 33 महासागर में जमा करने लगी। लंबे समय तक यह मलबा
जमा रहने के कारण चट्टानों के रूप में बदलने लगा। जैसे जैसे मलबा इकट्ठा होने लगा, 33 भूसन्नति में अवतरण अर्थात सागर का निचला तल नीचे की ओर जाना, जिसे 33 का आयतन जो बढ़ गया। परिणाम स्वरूप 33 सागर में जो ज्यादा अवसाद इकट्ठे होते रहे। कोबर के अनुसार एक समय ऐसा भी आया कि अवतरण होने से 33 सागर सिकुड़ने लगा, अर्थात उसकी चौड़ाई कम होने लगी। और किसी वस्तु की अगर लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई भी घट जाती है। अवतरण होने से एक समय में ऐसा आया जब 33 सागर के दोनों ओर जो भूखंड थे उनके दृढ़ भूखंड में सिकुड़न हो गया। 33 सागर में सिकुड़न होने से उसमें उपस्थित अवसादों में वलन होने लगा और मोड़ पड़ने की क्रिया दोनों किनारों पे अधिक हुई तथा बीच का भाग समतल रूप में तिब्बत के पठार के रूप में उठा। दक्षिण में हिमालय पर्वत, उत्तर में क्यूनलुन पर्वत चीन बना। मार्गन, पार्कर, मैकेंजी, हैरीहेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई पे दृढ़ भूखंड पाया जाता है। यह भूखंड कई भागों में विभाजित है जिन्हें हम प्लेट कहते हैं, जैसे इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर प्लेट। हैरीहेस के अनुसार ये प्लेट स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। गतिशील होने के कारण अगर कहीं दो प्लेटें दूर हो जाएंगी तो अवश्य कहीं न कहीं प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, एक दूसरे में प्रवेश करने का प्रयास करेगी। हैरी के सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील है। जब भारतीय प्लेट ऊपर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तब 33 सागर उपस्थित मलबे में वलन की क्रिया होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय की उत्पत्ति हुई। भारत का भौतिक विभाजन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया, जिसमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश पहला, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, चौथा तटीय मैदान और पांचवा है भारतीय मरुस्थल और छठा है द्वीप समूह। ये देखिए दोस्तों, फिर मैप के द्वारा बताया गया है कि ये यहाँ पे हिमालय पर्वत, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीपीय प्रदेश, ये आपको इसके द्वारा समझाया गया है कि कहाँ पे क्या क्या है। जो ये विशाल मैदान है और मरुस्थल है, ये आप देखेंगे अलग अलग तरह से डायग्राम के अंतर्गत बताया गया है पूरे भारत के अंतर्गत कहाँ मरुस्थल है, कहाँ विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है, द्वीपीय प्रदेश कहाँ है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे नोट, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर्वतीय, 18% पहाड़ी और 20% पठारी और शेष जो 43% भूभाग वो है क्या है, मैदानी। यहाँ पे आप देखेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण करता है। उत्तरी सीमा पे जो पर्वत तंत्र है ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। इस पर्वत तंत्र के निर्माण नवीन वलित पर्वतों से हुआ और ये वलित पर्वत यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट के अभिसरण निर्मित हुए। क्योंकि इस पर्वत तंत्र का निर्माण टर्सरी काल में हुआ, इसलिए इसे टर्सरी पर्वत तंत्र भी कहा जाता है। 70 मिलियन वर्ष, 11 मिलियन पूर्व वर्ष तक मरुपर्वत तंत्र विशाल सबसे ऊंचा पर्वत, इसलिए इस पर्वत प्रदेश में सबसे अल्पाइन हिमनद भी पाया जाता है। भारत की सबसे प्रमुख नदियों का उद्गम इसी पर्वत पे हिमनदों से हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट कि ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश जिसमें ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय, इस पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित। ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी आती है। मुख्य हिमालय दूसरे में वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और तीसरा है पूर्वोत्तर हिमालय। अब यहाँ देखेंगे पहला जो ट्रांस हिमालय, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अब इसी के अंतर्गत आप देखेंगे पामीर का पठार, सियाचिन ग्लेशियर, गोडविन आस्टीन, काराकोरम दर्रा, लद्दाख का पठार, राकापोशी, खारू तुंगला दर्रा और फोटला दर्रा। यहाँ आप देखेंगे कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है। यह मुख्य रूप से लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। तो मुख्य हिमालय के वृष्टिछाया प्रदेश क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय
पश्चिम से पूर्व तक 11,000 किलोमीटर दूरी में स्थित है। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 400 मीटर, ट्रांस हिमालय की चौड़ाई 250 किलोमीटर। इस भूभाग में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, यह पामीर के पठार से निकली पर्वत श्रेणी है, अतः यह अंगारा लैंड का भाग है। इस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे उच्च पर्वत की चोटी गाडविन आस्टीन पर्वत चोटी स्थित है, जिसे गौरी नंदा पर्वत चोटी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी में भारत के सबसे ऊंचा दर्रा तथा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा स्थित है। यह ट्रांस हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, अतः इसे पर्वत श्रेणी में भारत का सबसे ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो सियाचिन, तो सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है, जो 2 कुबड़ के ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। इस श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर बतूरा, हिस्परो, बियाफा, बालोतरा। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो दोस्तों 2 कुबड़ होती है ऊंट के लिए, वो जो 2 कुबड़ वाला ऊंट होता है, एक तो 1 कुबड़ वाला और दूसरा 2 कुबड़ वाला, तो सियाचिन ग्लेशियर की जो नुब्रा घाटी है, वहाँ 2 कुबड़ वाला ऊंट के लिए ये घाटी प्रसिद्ध है, नुब्रा घाटी। लद्दाख की श्रेणी तो काराकोरम श्रेणी में दक्षिण में स्थित है, और इस श्रेणी में उत्तर से श्योक नदी प्रवाहित होती है तथा दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होता है। यह पर्वत श्रेणी का एक जल विभाजक का कार्य करता है। जास्कर तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु घाटी स्थित है। कौन सी है दोस्तों? सिंधु घाटी। तिब्बत इस श्रेणी का विस्तार कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत इस श्रेणी में द मानसरोवर झील स्थित है। राकापोशी चोटी इस श्रेणी को सबसे ऊंची चोटी। यह पर्वत चोटी विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी, कौन सी? तो राकापोशी चोटी तीव्र ढलान वाली। इस श्रेणी में खारदुंगला दर्रा स्थित है। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी में ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी स्थित है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट। इस श्रेणी का सबसे ऊंचा दल्ला फाटोला दर्रा। नोट, लद्दाख काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्रेणी के मध्य अंतर पर्वतीय पठार। इस पठार की ऊंचाई लगभग 4800 मीटर तथा यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पठार पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे ठंडे मरुस्थल का भी कहते हैं। दूसरा है मुख्य हिमालय। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा भाग जो ट्रांस हिमालय में दक्षिण में स्थित है। ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय व्रत से अलग करने वाली दारूनुमा संरचना इंडो सांगोपो संरचन नाम से जानी जाती है। सिंधु घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी, और यह हिमालय 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ। इस हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई पश्चिम में 400 मीटर, सबसे कम चौड़ाई पूर्वी दिशा में 20 से 25 किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा लगभग 5500 मीटर तथा पूर्वी हिमालय की हिमरेखा लगभग 4500 मीटर है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। मुख्य हिमालय में दोनों ओर अक्ष संघीय मोड़ स्थित है। हिमालय भारत की उत्तर पूर्व दिशा में है और यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। हिमालय तटीय सागर के अवशेष के रूप में फैला हुआ है। हिमालय के विस्तार भारत, नेपाल, भूटान, चीन में है। हिमालय के विस्तार भारत के राज्य दृष्टिकोण में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल व असम में है। इस भूभाग में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। महान हिमालय मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी। यह श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी में स्थित है। इस श्रेणी की कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर। नोट, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऊंचाई अधिक होने के कारण इस श्रेणी की ऊपरी भाग वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इसे हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपथ, पिंडारी, मिलान इस श्रेणी में स्थित है तथा कुछ प्रमुख हिमनद भी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो नंगा पर्वत है 8126 मीटर, यहाँ पे नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, लहोंत्से, मेकालू, कंचनजंगा, चमोहरी, कुल्ला, कांगड़ी। नेक्स्ट है नोट, इस श्रेणी में विश्व की जो ऊंची चोटियां स्थित है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, यह जो नेपाल में है 8848.86 मीटर। कंचनजंगा यह भी नेपाल व सिक्किम के अंतर्गत 8597 मीटर। लहोत्से यह भी नेपाल के अंतर्गत चोटी है जो 8516 मीटर। मेकालू यह भी नेपाल में 8481 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड में 7817 मीटर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में
नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, गौरीशंकर नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंतर्गत। अन्नपूर्णा नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में और केदारनाथ भी ये उत्तराखंड में। केदारनाथ उत्तराखंड, गंगोत्री भी उत्तराखंड। तो ये कुल आपके देखो दोस्तों, एक से लगा तक आपके ये 13 जो चोटियां हैं, आप इनको नोट कर लें। इस श्रेणी में बहुत से दर्रे पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। मुख्य दर्रे जैसे यहां पे आप देखेंगे कि जोरजिला दर्रा, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा, यह श्रीनगर को गिलगिट पीओके से जोड़ता है। वह बारा लापचा दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के पठारी से जोड़ता है। नेक्स्ट यहां पे आप देखेंगे और भी शिपिकिला दर्रा, ये देखिए शिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में तिब्बत सीमा पर स्थित है। इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी पे किया गया तथा सतलज नदी इस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे का उपयोग भारत चीन व्यापार के लिए किया जाता है। लिपुलेख दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड तिब्बत सीमा पर स्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, इसलिए मानसरोवर के द्वारा इसे मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। इस दर्रे का उपयोग भारत चीन व्यापार के लिए किया जाता है। माना व नीति दर्रा, ये दोनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत के पठारी भाग से जोड़ते हैं, अतः ये दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नोट, प्राचीन रेशम मार्ग इसी दर्रे से गुजरता था। वर्तमान में इस दर्रे का उपयोग भारत व चीन के व्यापार के लिए किया जाता है। जेपला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यांगप्यात दर्रा, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश स्थित है। इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये देखिए दोस्तों मैप के माध्यम से, जिसमें बुर्जिला दर्रा, जोरजिला दर्रा, बारालापचा, शिपकिला, थांगला, माना, नीति, लिपुलेख, नाथुला, जेलेपला, बुमला, बोमडिला, यांग्याप दर्रा। तो ये जो नोट कर ले। नेक्स्ट है आपके मध्य हिमालय। मध्य हिमालय यहां पे आपको ये मैप के अंदर देखेंगे कि पीर पंजार, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, डोकिया व क्लेट मैटेन, ये मध्य हिमालय के अंतर्गत श्रेणियां आती, जिसमें आप देखेंगे कि महान हिमालय श्रेणी दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय वृहद को मध्य हिमालय से अलग करने वाली संरचना केंद्रीय धारणनुमा संरचना एमसीटी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी को हिमाचल श्रेणी, लघु श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी की ऊंचाई 3500 से 4000 मीटर के मध्य पाई जाती है। इस श्रेणी की चौड़ाई 50 से 80 मीटर के मध्य। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानीय नाम जैसे यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश पीरपंजाल, हिमाचल प्रदेश धौलाधर, उत्तराखंड मसूरी, नागटिब्बा, नेपाल के अंदर महाभारत श्रेणी, सिक्किम के अंदर डोकिया श्रेणी व भूटान के अंदर ब्लैक माउंटेन। इस श्रेणी तथा महान हिमालय श्रेणी मध्य कुछ श्रेणियां स्थित है। महान हिमालय पीरपंजाल के मध्य तो कश्मीर घाटी, महान हिमालय धौलाधर हिमालय के मध्य कुल्लू घाटी, महान हिमालय नागटिब्बा के मध्य मसूरी कांगड़ा घाटी, महान हिमालय महाभारत के मध्य काठमांडू घाटी, महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य चुंबी घाटी स्थित है, जो भारत चीन व भूटान को आपस में जोड़ती है। इस श्रेणी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल व प्यार कहा जाता है। ये घास के मैदान सर्दियों के दौरान बर्फ से तो ढक जाते हैं और गर्मियों में फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इनका उपयोग स्थानीय समुदाय द्वारा चारण में किया जाता है। जो गुर्जर बकरवाल जो जातियां हैं, जो जम्मू कश्मीर, भोटिया जो उत्तराखंड व सिक्किम में। उत्तर भारत के प्रमुख विख्यात पर्यटन स्थल इस क्षेत्र में स्थित है। डलहौजी, मनाली, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, खजियार, सोलन, कसौली, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, उत्तराखंड, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल। इस हिमालय के जो प्रमुख दर्रे, पीर पंजाल दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जो एक परंपरागत दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर स्थित है, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवार सुरंग, चिनानी नासिरी, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में
स्थित है, जो पठारी भाग को जोड़ता है। इस दर्रे से होकर मार्ग में रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग जो 9.2 किलोमीटर आती है। शिवालिक हिमालय, ये देखिए जम्मू हिल्स, कालका, चूरिया, दुधवा, मुरिया, डाफला, मोरी, अबोर व मिश्मी। यहाँ आप नेक्स्ट देखेंगे कि मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली दारचुमा संरचना, मुख्य सीमांत दारचुमा संरचना MBT के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1500 से 1800 मीटर के मध्य पाई जाती है और इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानीय नाम, जम्मू कश्मीर में तो जम्मू हिल्स पहाड़ियाँ, जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स पहाड़ियाँ, वो उत्तराखंड में चूड़िया पहाड़ियाँ, दुधवा पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मीरी, अम्बोर, मिसमी पहाड़ियाँ। इस श्रेणी के निर्माण के दौरान मध्य हिमालय तथा इस श्रेणी के मध्य बहुत सी झीलों का निर्माण, जिसके में बाद में नदियों द्वारा अवसाद में जमा किया जाता था। शिवालिक हिमालय, हिमालय का सबसे नवीन तथा सबसे कमजोर भाग, अतः इस हिमालय में भूस्खलन की घटना सर्वाधिक होती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, मानसून के दौरान पंजाब, हिमाचल प्रदेश शिवालिक पर्वतीय श्रेणियों अस्थायी धाराओं का निर्माण, जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं। पूर्वांचल हिमालय भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर चलने वाली पर्वत श्रृंखला मिलकर पूर्वांचल हिमालय का निर्माण करती है। इन सभी नवीन व वलित पर्वतों का निर्माण भारतीय प्लांट तथा भारतीय प्लेट तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ। ये पर्वत श्रेणी बालू पत्थर से बनी है। ये पर्वत श्रेणियां मानसून पवनों से भारी वर्षा भी करती हैं। यहाँ पे देखिए चोस शिवालिक श्रेणी जो अत्यधिक अपर्दन है, कालांतर में इन झील का पानी मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ गया था तथा इन श्रेणियों के मध्य समतल घाटियों का निर्माण हुआ। नोट, यह घाटियां हिमालय के पश्चिमी भागों में दून कहलाती है, वो पूर्वी भागों में द्वार कहलाती है। देहरादून, कोटतली दून, पाटली दूल, निहंग द्वार व हरिद्वार इन्हीं घाटियों के उदाहरण हैं। इन घाटियों का उपयोग वर्तमान में चावल की खेती के लिए किया जाता है। नोट, शिवालिक हिमालय उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करने वाली दारदुमा संरचना हिमालय फ्रंट के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वांचल हिमालय भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली पर्वत श्रृंखला मिलकर पूर्वांचल हिमालय का निर्माण करती है। इन सभी नवीन वलित पर्वतों का निर्माण भारतीय प्लेट तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ। ये पूर्वांचल के अंतर्गत है। ये सभी पर्वत श्रेणियां बालू पत्थर से हैं बनी है और ये पर्वत श्रेणियां मानसून पवनों से भारी वर्षा को प्राप्त करती है, इसलिए इस पर्वत श्रेणी में गहन वनस्पति पाई जाती है। अवैध अपनी जैव विविधता विख्यात के अंदर अरुणाचल प्रदेश, पटकोई, नागालैंड, असम, मणिपुर, पूर्वी मणिपुर, महानिया, लोमटाला पहाड़ियाँ तथा मिजोरम पहाड़ियाँ स्थित है। ये देखिए अब है नागा पहाड़ियाँ जो सबसे ऊंची चोटी, सारामती जो पूर्वोत्तर हिमालय की चोटी है। मिजो पहाड़ियाँ सबसे ऊंची चोटी, ब्लू माउंटेन जिसे फांगपुई कहते हैं। बेरल पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती है। पटकोई बूम, बरेल अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, नागा हिल्स पूर्वी मणिपुर, लेमाटोल, त्रिपुरा, मिजो, लुसोई व त्रिपुरा हिल्स। अब है करेवा, कश्मीरी घाटी पूर्व में पीर पंजाल की श्रेणी में दौरान विकसित अस्थायी झील में जवा अवसाद झील के विलुप्त हो जाने के पश्चात सतह पर जमे रह गए तथा करेवा का अवसाद कहलाए। नोट, ये अवसाद निक्षेप इस क्षेत्र में मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। इनका उपयोग केसर चावल की खेती के लिए होता है। सिडनी बुरुडाई के अनुसार हिमालय की नदियों के आधार पर 4 प्रमुख प्रादेशिक प्रदेश हैं। अब वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सिंधु सतलज, कुमाई हिमालय या उत्तरांचल हिमालय, नेपाल हिमालय, काली, तीस्ता, असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी, पंजाब हिमालय। यह जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश के मध्य सिंधु व सतलज नदी के बीच का भाग है। इस भाग की कुल लंबाई 560 मीटर है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां शामिल है। चारे शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल है। पंजाब हिमालय के दर्रे, जो पंजाब हिमालय के दर्रे के अंतर्गत आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख के दर्रे जिसमें खारदुला, फोटुला, पीर पंजाल, बनिहाल, जोरजिला व बुरजिला दर्रा। यह जोरजिला दर्रा श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह मार्ग को प्रदान करता है। यह बुरजिला दर्रा श्रीनगर व गिलकट मार्ग प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं तो शिपकला, यह दर्रा तिब्बत के पठारी भाग को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को।
और इस दर्रे के माध्यम से सतलज नदी भारत में प्रवेश भी करती है। वह बारलपचा दर्रा, यह दर्रा लेह मनाली का मार्ग को प्रदान करता है, जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। इस दर्रे से निकट चिनाब नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा भी लेह के मनाली मार्ग से प्रदान करता है, जम्मू व हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। इस दर्रे के निकट रावी नदी का उद्गम होता है। अब है पंजाब हिमालय की पर्वत चोटी। पंजाब हिमालय की जो पर्वत चोटी है, जिसमें नंगा पर्वत 8126 मीटर, मशेब्रम, गशेब्रम, जम्मू कश्मीर, देनकुंड, हिमाचल श्रेणी। कुमायूं हिमालय, यह उत्तराखंड राज्य में सतलज नदी से काली नदी के मध्य फैला हुआ कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय के दर्रे पर्वत चोटी इस प्रकार है। माना, नीति व लिपुलेख, ये कुमालुक जो हिमालय है इसके दर्रे हैं। ये तीनों दर्रे उत्तराखंड राज्य को तिब्बत के पठारी भाग से जोड़ते हैं। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत सरकार द्वारा मानसरोवर द्वारा यात्रा संपन्न करवाई जाती है। लिपुलेख दर्रे का जो होते हैं दोस्तों, वहां से भारत सरकार के द्वारा मानसरोवर की जो यात्रा संपन्न करवाई जाती है। कुमायूं हिमालय की पर्वत चोटी, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी 7817 मीटर। नंदा देवी, नंदाकोट, एपी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये उत्तराखंड के अंतर्गत है। कुमायूं हिमालय की चोटियां हैं। नेपाल हिमालय, यह जो नेपाल हिमालय है सिक्किम राज्य में काली व तीस्ता के मध्य फैला हुआ, कुल लंबाई 800 किलोमीटर। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। इस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेपाल हिमालय के जो दर्रे हैं, जिसमें नाथुला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम राज्य को तिब्बत के पठारी भाग से जोड़ता है। सन 1962 चीन व भारत के आक्रमण के समय इस दर्रे को भारत सरकार ने बंद कर दिया, पुनः 2005 में शुरू किया। वर्तमान में इस दर्रे से चीन के साथ भारत का स्थलीय व्यापार व मानसरोवर यात्रा संपन्न होती है। नेपाल हिमालय की पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है चोटी, जो नेपाल देश में स्थित है। नेपाल में तो इसे सागर माथा कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो 8848 मीटर है। कंचनजंगा जो चोटी है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पे हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी। और यह हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और विश्व की माउंट एवरेस्ट। और भारत की जो कंचनजंगा है, इसकी जो ऊंचाई है 8597 मीटर वह लाहौल से। यह विश्व की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो नेपाल में स्थित है, जिसके अतिरिक्त और भी अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गौरीशंकर, मेकालू जो नेपाल में। असम हिमालय, यह तीस्ता ब्रह्मपुत्र के मध्य असम, भूटान व अरुणाचल प्रदेश में फैला, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा चोटी है। अब है असम हिमालय के जो दर्रे, यहाँ पे है जेपला दर्रा जो सिक्किम तिब्बत के पठारी से जोड़ता है। चुबी घाटी के दर्रा सिक्किम, भूटान और चीन के पठारी भाग को जोड़ता है। बुमला, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत पठार। यांपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत पठार। पांगडासा दर्रा म्यांमार सीमा को जोड़ता है। अब उत्तर भारत का विशाल जो मैदान, हिमालय पर्वतीय प्रदेश तथा प्रायद्वीप पठार के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश, का निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां 33 सागर में जमा किए अवसादों के कारण हुआ। और यह उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत है। और यह प्रदेश 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। चौड़ाई 320 किलोमीटर। मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण 2000 मीटर की गहराई में पाया जाता है। सिंधु सतलज मैदान, गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। यहां देखेंगे कि ये मैप के अंतर्गत बताया गया कि जो सिंधु का, सतलज का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। यहां आप देखिए कि यह मैदानी प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ, इसका उपयोग कृषि, मानव विकास के लिए किया जाता है। भारत की अधिकतम जनसंख्या इसी प्रदेश में निवास करती है। नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ अवसादों के कारण इन जलोढ़ मैदानों का निर्माण, जो विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, यह भारत का नवीन भौगोलिक है जो महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में है। सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु का मैदान, इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा राज्य में है तथा सतलज नदी, रावी और व्यास नदियों द्वारा भौतिक विशेषता दोआब, बेट व चौ को शामिल किया जाता है। अब है जो दोआब है, जो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भाग है वह दोआब कहलाता है। जैसे सिंधु से झेलम,
दोआब सिंधु, झेलम से चिनाब, दोआब चांझ, चिनाब से रावी, रिचना, रावी से व्यास, बारी, व्यास से सतलुज, दोआब बिस्त, ये सभी दोआब के अंतर्गत आते हैं। बिस्त दोआब प्रमुख रूप से भारत और पंजाब राज्य में स्थित है। अब है बैट। बैट जो पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। पंजाब हरियाणा मैदानी भागों में वायु के अपर्दन से निर्मित होने वाले छोटे छोटे गड्ढों को चौ कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल व निम्न गंगा के मैदानी भाग में पाए जाने वाले छोटे गड्ढों को बिल कहा जाता है। बिल का ऊपरी भाग चर के नाम से जाना जाता है। स्थलाकृति जूट या पटसन भिगाने का काम करती है। सतलज तथा घग्गर नदी के मध्य स्थित मालवा मैदान, जबकि घग्गर यमुना नदी में स्थित हरियाणा भिवानी कहलाता है। यह भारत का सर्वाधिक कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है। गंगा का मैदान। गंगा का मैदान के अंतर्गत इन मैदानों का निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैदानी क्षेत्र दाल व उत्तर पश्चिम से दक्षिण क्या है रोहितखंड, लखनऊ के आसपास वाले क्षेत्रों में अवध के मैदान, मिथिला के मैदान, दक्षिण मगध का मैदान कहलाता है। कोशी तथा महानंदी के मैदान बालिन में मैदान कहलाता है। यह मैदानी क्षेत्र भारत का सर्वाधिक कृषि वाला क्षेत्र है और भारत में सर्वाधिक कृषि जनसंख्या घनी इसी क्षेत्र में मिलती है। अब है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया, जो असम राज्य में स्थित है। और इस मैदानी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा उनके छोटे बड़े नदी के द्वीपों द्वारा इसमें सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत जो असम के अंतर्गत है मांजुली। इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह सकरा मैदानी जिसका मुख्य उपयोग चावल व जूट की खेती के लिए किया जाता है। संरचना के आधार पर उत्तरी मैदान में प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। भाबर का मैदान शिवालिक हिमालय पर्वत के पदेन क्षेत्रों में नदियों द्वारा जमा किए गए बड़े अवसादों में 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई वाला पट्टीनुमा मैदानी क्षेत्र भाबर कहलाता है। यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इन क्षेत्रों में नदियां तथा बड़े अवसादों के नीचे होते आगे की ओर बढ़ती तथा सतह पे अदृश्य हो जाती है। तराई। तराई यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में निर्मित वाला दलदली भाग है। यहाँ नदियां धरातल पुनः प्रकट होती है। बांगर किसको कहते हैं? नदी का जो तेज बहाव होता है वो बाढ़ आने पे नदी दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को, जिसके निर्माण से नदियों के निकटवर्ती भागों को सर्वाधिक उपजाऊ है, ये खादर होती है। बूंद बांगर मिट्टी सूखने के पश्चात बांगर प्रदेशों में पाए जाने वाले छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव बूंद कहलाता है। रे व कलर बांगर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के माध्यम सफेद नमकीन परत का जमाव रे या कलर कहलाता है। गोखरू झील। गोखरू झील जो जब नदी विसर्ग करती है, नया मार्ग बना लेती है, तब दो मार्गों के बीच भूमि को गोखरू झील कहा जाता है। और वुलर झील झेलम नदी पे बनी है। भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील गोखरू झील का उदाहरण है। डेल्टा जब नदी के किसी सागर या महासागर में गिरने पर पहले विभिन्न शाखाओं में फैल गए गणितीय आकृति त्रिभुज का निर्माण त्रिभुजनुमा आकृति डेल्टा कहलाती। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। इसको लगभग समस्त भाग असम में यह प्रदेश 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय, पूर्व नाग पहाड़ी, पटकोई तथा दक्षिण में शिलोंग पठार है। जब ब्रह्मपुत्र नदी इन पहाड़ी के मध्य प्रवाहित होती है जो रैंप घाटी का निर्माण करती है। रैंप घाटी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अनेक नदियों द्वारा निर्माण होता है। सबसे बड़ा नदी मांजुली द्वीप, यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आप देखेंगे कि यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है, चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। आकृति अनियमित त्रिभुज के समान है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 50% है। एक भाग 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह भारत का सबसे प्राचीन भाग है गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में। अफ्रीका महाद्वीप से टूट के उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुआ विस्तार इस पठारी भाग के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, उत्तर पूर्व राजमहल की पहाड़ियां व कन्याकुमारी तक फैला और यह रीड 2022 में आ चुका है। मेघालय राज्य में शिलोंग पठार, गारो, खासी जनजातियां, जैतियां प्रायद्वीप भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। जो मेघालय व राज्य शिलोंग के वहां पे गारो, खासी व जैती है प्रायद्वीप के भारत के उत्तरी पूर्वी का हिस्सा है। ये फिर देखिए कि एक बार फिर डायग्राम के द्वारा आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो चोटियां हैं जिसमें मध्य पठार, मालवा का बघेलखंड, बुंदेलखंड, अरावली और मेवाड़ पठार, शिलोंग, छोटा नागपुर, विंध्याचल, सतपुड़ा,
दंडकारण्य पठार, दक्कन, पूर्वी घाट, नीलगिरी, पश्चिमी घाट या सियाई, नीलगिरी, अन्नामलाई व कार्डेमम, ये जो पहाड़ियाँ हैं और पठार हैं। नेक्स्ट है आपके प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग के ऊपरी हिस्से का ढाल उत्तरी दिशा की ओर गंगा घाटी की ओर है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, सोन उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग का ढाल पूर्व की ओर हो जाता है। यही कारण है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर। सतपुड़ा के उत्तर दिशा में नर्मदा ब्रज घाटी, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती ब्रज घाटी, इन्हीं ब्रज घाटियों का ढाल पश्चिमी दिशा की ओर खंबात की खाड़ी। यही कारण है कि नर्मदा ताप्ती नदियां प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य ढाल के विपरीत दिशा के प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ कार्डेमम पहाड़ी, इलायची, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट आपस में मिलकर एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं। पर्वतीय घाट को नीलगिरी पर्वतमाला, पश्चिमी घाट नीलगिरी दक्षिण में व्याप्त, जिसे नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई कार्डेमम नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश को विभिन्न नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती काट जाते हैं, जिसे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण, जिसे फलस्वरूप प्रायद्वीप पठार की भाग संरचनाओं का निर्माण। ये भौतिक संरचना इस प्रकार के अंतर्गत है। मालवा पठार मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यह अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर दिशा में फैला हुआ, और यह पठार अंतर पर्वतीय पठार का भी एक उदाहरण है। ये जो है मालवा के पठार के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है। इस पठार पे लावा की परत पाई जाती है। अक्षय से यहाँ काली मिट्टी का निर्माण हुआ। चंबल नदी बहती है, उसकी सहायक नदियों द्वारा पठार के अनेकों गहरी नालियों का निर्माण हुआ। अवनाली का अपर्दन कहते हैं। और यहाँ पे चंबल नदी के द्वारा बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि का निर्माण किया जाता है। बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, यह पठार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैले। इस पठार की प्रमुख नदी बेतवा सिंध के। दक्कन का पठार, दक्कन है मतलब दक्षिण भारत में स्थित त्रिभुजाकार पठार, लावा की परत मिलती है, जिसके अपक्षय से यहाँ काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इस पठार को 3 प्रदेशीय भागों में विभाजित किया गया। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र राज्य में स्थित पठारी क्षेत्र सबसे प्रमुख कपास उत्पादन के लिए कृष्णा गोदावरी इस पठार के ऊपर बहती है, जिसके कारण यह पठार उत्तर से दक्षिण में 4 श्रृंखलाओं में बढ़ जाता है। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। नोट, इस पठार की सबसे ऊंची श्रृंखला हरिश्चंद्र तथा हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला कल सूबाई पर्वत चोटी 1646 मीटर स्थित है, जो दक्कन के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये देखिए, जो कल सूबाई जो पर्वत चोटी 1646 मीटर, जो दक्कन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब है आंध्रा का पठार, जो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के अंतर्गत है। पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस पठार के उत्तरी भाग तेलंगाना पठार कहलाता तथा दक्षिणी भाग रायलसीमा पठार कहलाता है। कृष्णा नदी इस पठार का 2 भागों में विभाजित करती है। कर्नाटक राज्य का पठार, कर्नाटक राज्य में स्थित इस पठार का भाग 3 भागों में बटा। उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि वो मलनाड की पहाड़ियाँ। इस पठार से कावेरी, तुंगभद्रा नदियाँ बहती। इस पठार के उत्तरी भाग में बेंगलोर का पठार, मैसूर का पठार, हासपेट, बेलारी, कंद्रेमुख, बाबा बुदन, लोहाएस का खनन प्रसिद्ध है। इस पठार में चिकमंगलूर जिला काफी अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत है। दंडकारण्य पठार, इस पठार में छत्तीसगढ़ बस्तर के पठार के नाम से जाना जाता है, जो भारत में लौह के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला की खान, डलजीला की खान, इस पठार की मुख्य नदी इंद्रावती। इस पठार को उड़ीसा राज्य में काला हांडी पठार के नाम से जाना जाता है, जो भारत में बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्धि माना जाता है। छोटा नागपुर का पठार, यह जो मुख्य रूप से झारखंड राज्य में स्थित है, जिसके अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला है। इस पठार के पश्चिमी दिशा से सोन नदी, दक्षिण से महानदी, मध्यवर्ती भाग से दामोदर नदी प्रवाहित होती है। वो दामोदर नदी, यह पठार 2 भागों में काट दिया गया। नेक्स्ट है दामोदर नदी के उत्तर दिशा में स्थित पठार जो है हजारीबाग। दामोदर नदी के दक्षिण स्थित जो पठार है रांची का पठार कहा जाता है। नोट, इस पठार में खनिजों के दृष्टिकोण से संपन्न माना जाता है। इस पठार में भारत का रूर पठार भी कहा जाता है। इस पठार के प्रमुख रूप से सिंहभूमि में लोहा, जादूगोड़ा में यूरेनियम, घाटशिला राखा में तांबा, कोडरमा में अभ्रक, झारिया, बोकारो, रानीगंज में कोयले के लिए प्रसिद्धि माने जाते हैं। इस पठार के जो छोटा नागपुर के अंतर्गत, छोटा नागपुर पठार पश्चिम से पूर्व दिशा की 3 पहाड़ियों में
स्थित है। अब है दालमा पोरहाट राजमहल। नोट, इस पठार की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी पारसनाथ पर्वत जो राजमहल की पहाड़ी में स्थित है। इस पठार के पश्चिम भाग सामान्य भूमि से कुछ ऊपर उठा हुआ जिसे पाट क्षेत्र कहा जाता है। शिलोंग का पठार यह एक स्वतंत्र पठार न के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। यद्यपि शिलोंग का पठार हिमालय के नजदीक है, लेकिन वास्तव में यह पठार राजमहल की पहाड़ियों का पूरी भाग है। इन दोनों पठारों में छोटा नागपुर शिलोंग के बीच का भाग अवतलित है, यहाँ अर्थात नीचे की धस गया है। इसे अवतलीय भाग की गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जरूर निक्षेप भर दिया गया है। इन नदियों के मध्य अंतराल में मालदा गेप, राजमहल व गारो गेप के नाम से भी जाना जाता है। इस पठार के पूर्व दक्षिण में कार्बो एंगला पठार है जो प्रमुख रूप से भारत व असम राज्य में स्थित है। यह पठार दो पहाड़ियों में निर्मित मिकिर व रेंगमा है। इस प्रकार इस पठार में पश्चिम व पूर्व दिशा की पांचों पहाड़ियों में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय, मिकिर, रेंगमा, असम। गारो की पहाड़ियां की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नाकरेक है। नाकरेक भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व स्थल है। मेघालय के पठार के हाल ही में यूरेनियम की खोज की गई। शिलोंग का पठार सर्वाधिक वर्षा वाला पठार है, जिसमें खासी की पहाड़ियां विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाली होती है, जो चेरापूंजी के निकट मासिनराम के स्थान पे 1100 से 1300 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अब है बघेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यह पठार विंध्याचल, सतपुड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विंध्याचल और सतपुड़ा जो सोन नदी महानदी अपवा तंत्र को भी अलग करता है। प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतमाला जिसमें अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेके दिल्ली व दक्षिण से उत्तर पूर्व में फैली पर्वत श्रेणी, यह एक प्राचीन व वलित पर्वत है तथा अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी अरावली की जो 1722 मीटर है। अब है विंध्याचल। विंध्याचल जो श्रेणी है भारत के मध्य भाग में स्थित पर्वत श्रेणी जो पश्चिम से पूर्व की दिशा के विस्तृत है। इस पर्वतमाला की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर जबकि औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर है। यह पर्वतमाला लाल बलुआ पत्थर व चूने पत्थर चट्टानों से निर्मित है और यह अवसादी चट्टानों द्वारा निर्मित, इस कारण इस पर्वत के अपर्दन सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस श्रेणी की विभिन्न स्थानीय नाम गुजरात व पश्चिमी मध्य प्रदेश विंध्याचल श्रेणी, पूर्व मध्य प्रदेश बारनेर, बिहार कैमूर व झारखंड पारसनाथ श्रेणी है। इस श्रेणी का निर्माण चूने पत्थर व चट्टानों के निर्माण से व पन्ना क्षेत्र में डायमंड भंडार पाए जाते हैं। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण नर्मदा नदी, सतपुड़ा श्रेणी जो विंध्याचल जो श्रेणी दक्षिण में स्थित है वह कुल लंबाई 960 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 760 मीटर। यह पर्वत ग्रेनाइट नीस चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत में आग्नेय कायंत्री चट्टान के अवशेष देखने को मिलते हैं। यह नर्मदा भ्रंश घाटी, दक्षिण सीमा ताप घाटी, भ्रंश घाटी, उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानीय जो नाम है जिसके अंतर्गत गुजरात राजपीपला, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गवालीगढ़ तथा महादेव व पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर मेकाल जो श्रेणी है। नेक्स्ट हमारी आ रही है महादेव पहाड़ियाँ जो आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इन पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल के पठार जहाँ से तापी नदी का उद्गम होता है। सतपुड़ा श्रेणी सबसे ऊंची चोटी धूपगुड़ इसी पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का विख्यात जो पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी इन्हीं श्रेणियों पर स्थित है। अमरकंटक पठार जो 1066 मीटर, इस पठार से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। यह पठार महादेव व मेकाल श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। नोट, ये देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत जो है मध्य के अंदर नर्मदा नदी निरंतर लंबवत कटाव के द्वारा दारनुमा संरचना का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी, दरार घाटी, रिफ्ट वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब है भारत में नर्मदा, तापी, दामोदर भ्रंश घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। अब है आपके पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में भारत के पश्चिमी तट में समांतर तापी घाटी से लेके कन्याकुमारी के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी, यह एक ऊंची व सतत जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इस श्रेणी का पश्चिमी ढाल मानसूनी पवनों द्वारा भारी वर्षा उत्पन्न की जाती है, जिसके द्वारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास हुआ। इस श्रेणी को 3 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी सह्याद्री तापी घाटी से लेकर 16 डिग्री एन अक्षांश के मध्य में स्थित कलसुबाई इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है। महाबालेश्वर इस भाग की एक ऊंची प्रमुख चोटी है, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है।
और यह भाग बेसाल चट्टानों से निर्मित है। सियाद्री प्रमुख रूप से थालघाट भोरघाट दर्रे स्थित है। मध्य सियाद्री 16 डिग्री एन अक्षांश लेके नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है जो कि कॉफी की खेती के लिए विख्यात हैं। केंद्रमुख चोटी इस भाग की सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी सिंहाद्री नीलगिरी पहाड़ियां व यह पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलन बिंदु है। यह कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी की पहाड़ियां भारत में चाय की खेती के लिए मानी जाती है। और जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां है ये आपके कर्नाटक केरल व तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। और नीलगिरी की पहाड़ियां टोंडा जनजाति निवास करती। नीलगिरी में जैव विविधता संपन्न है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व स्थल है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शामिल किया गया है। प्रसिद्ध हिल है ऊटी जो तमिलनाडु के अंदर है। अन्नामलाई पहाड़ियां दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई जो पहाड़ियां उत्तर पालघाट जबकि दक्षिण में सेनकोटरा। कार्डेमम पहाड़ियां इलायची की पहाड़ियां मसालों की खेती के लिए इलायची के लिए प्रसिद्ध है। अगस्त मल्लई इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख दर्रे थालघाट। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जो थालघाट है मुंबई को कहां से जोड़ता है? नासिक से जोड़ता है। भोरघाट मुंबई को पुणे से। पालघाट नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियां जो तमिलनाडु व कोयम्बटूर को जोड़ता है। सेनकोटरा यह अन्नामलाई कार्डेमम पहाड़ियों के मध्य सेनकोटरा स्थित है जो तिरुवनंतपुरम केरल से मदुरई अर्थात तमिलनाडु को जोड़ता है। पूर्वी घाट जो पूर्वी तट के समांतर महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और यह घाट महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों से कट चुका है जिसके कारण यहाँ अनेक पहाड़ियों का निर्माण हुआ। उड़ीसा काराक्रम आंध्र प्रदेश नालमल्ला एरामल्ला वेलिकोट पालकोंडा तमिलनाडु जावेडी शिवराय पालानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ पालानी पहाड़ियों दक्षिण पूर्वी घाट के अंतर्गत अरायकोंडा आंध्र प्रदेश जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। तटवर्ती मैदानी प्रदेश यहाँ पे देखेंगे कच्छ का रण सौराष्ट्र का मैदान जो दमन में स्वर्णरेखा नदी उत्तरी सरकार मैदान उत्कल मैदान गोलकुंड मैदान केनरिया कन्नड़ मैदान और मालाबारा मैदान मांडवी दमन न्यू मंगलोर गोलकुंड मैदान व कोरोमंडल मैदान ये कन्याकुमारी लास्ट। नेक्स्ट आप है इसके अंतर्गत कि भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र जो तटवर्ती हैं प्रदेश कहलाते हैं जो तटवर्ती के अंतर्गत आता है जो कच्छ प्रायद्वीप से स्वर्णरेखा नदी से लगभग 61 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। इन तटवर्ती मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा किए गए निक्षेपण से हुआ है। इन तटवर्ती मैदान प्रदेश को दो भागों में विभाजित हुआ जिसमें पश्चिमी तटवर्ती पूर्वी तटवर्ती। अब है पश्चिमी तटवर्ती के अंतर्गत भारत के पश्चिमी तट में कच्छ प्रायद्वीप से लेकर कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में बढ़ने वाली नदियाँ मुख्य रूप से नंदमुखों का निर्माण करती है जिसके कारण इस क्षेत्र में मिलने वाली तटवर्ती मैदानों की चौड़ाई कम पाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदानी अधिक कटाफटा जिसके कारण यहाँ पे मछली पालन सर्वाधिक होता है व प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण देखने को मिलता है। पश्चिमी तटीय मैदानी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्मकालीन हवाओं को सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। पश्चिमी तटीय मैदानों को निम्न प्रादेशिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो सौराष्ट्र का मैदान इस मैदान का विस्तार कच्छ के रण दमन तक को देखने को मिलता है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में इनका निर्माण साबरमती माही नर्मदा तापी नदियों द्वारा किया गया। यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। कोंकण का मैदान जिसका विस्तार दमन से मांडवी नदी तक देखने को मिलता है। महाराष्ट्र गोवा नदी के तटीय में क्षेत्र में स्थित मैदानी भाग है और यह एक संकरा पथरीला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नारियल काजू की खेती होती है। अब है कन्नड़ का मैदान। जो कन्नड़ का जो मैदान है ये आपके इसका विस्तार मांडवी नदी के न्यू मंगलोर तक देखने को मिलता है। वह कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। पश्चिम घाट में आने वाली नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती है। शरावती जोंग प्रपात गैरसपात मानसून पूर्व वर्षा पूर्व फूलों की बौछार व कॉफ़ी के फसल के लिए लाभदायक है। मालाबार का मैदान जिसका विस्तार न्यू मंगलोर कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। केरल के तटीय मैदान इस खंड में बहुत सी लेगुन झीलें हैं। वह वेबनार आशामुंडी झील पन्नामुंडी केरल लेगुन स्थानीय भाषाओं के नाम। इस मैदानी भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्मकालीन अरब सागर सर्वाधिक वर्षा होती है। यह सर्वाधिक वर्षा केरल राज्य में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। पूर्ववर्ती तटीय मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्वर्णरेखा नदी कन्याकुमारी से मध्य विस्तृत मैदान है। इस मैदान का निर्माण मुख्य रूप से नदी डेल्टा से हुआ है और इसलिए इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। पूर्वी तट कम कटाफटा मछली पालन का कार्य कम कृत्रिम बंदर का विकास ज्यादा। बंगाल की खाड़ी पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में विभाजित हुआ। स्वर्णरेखा नदी कृष्णा नदी मैदान से उत्तरी
सरकार कहलाते हैं, जबकि कृष्णा नदी कुन्य मैदान कोरोमंडल तट कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके, इस तटवर्ती मैदानी प्रदेश को 3 प्रादेशिक भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है उत्कल का मैदान। उत्कल के मैदान के अंदर उड़ीसा में स्थित तटवर्ती मैदान, इनका निर्माण मुख्य रूप से महानदी के डेल्टा और मैदानों को दक्षिण भाग में चिल्का झील, लेगून झील का निर्माण, भारत की सबसे ऊंची वो बड़ी झील है आंध्र मैदान, आंध्र में स्थित, इनका निर्माण कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा से हुआ। इस मैदानी क्षेत्र के मध्य भाग में कोलेरू झील है। मैदान के दक्षिण भाग में पुल्लिकट झील, जो कि एक लेगून झील का उदाहरण है। सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। तमिलनाडु का मैदान, तमिलनाडु में स्थित है तटीय मैदान, जिनका निर्माण कावेरी डेल्टा के कारण हुआ। और यह मैदानी क्षेत्र दक्षिण भारत में चावल की खेती के लिए विख्यात है। खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इस मैदानी भाग को शीतकाल का दौरान सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के द्वीपीय प्रदेश, जिसमें पिरोटन द्वीप, बसीन, मुंबई हाई, अलियाबेट, खड़ियाबेट, बुचर, हेनरे, केनर और यहाँ पे न्यूमरे, सागर, वेलर, ये भारत के द्वीपीय प्रदेश है। कलाय, श्री हरिकोटा, पंबन द्वीप, काचातीप द्वीप, तल्लई मन्नार, राम सेतु, आदम सेतु और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। भारत में द्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुआ, जिसमें प्लेट विवर्तन के कारण व प्रवाल भित्ति, मूंगे की चट्टान। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, जो ज्वालामुखी की क्रिया से भारत व म्यांमार की सीमा में आर्कानोमा युवा पर्वत समुद्र विस्तार फलस्वरूप उठे भाग के रूप में और भारत के द्वीपीय प्रदेशों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर, ये 2 भाग द्वीपीय प्रदेश है। अरब सागर में द्वीप, बंगाल की खाड़ी द्वीपों को 2 भागों में, जिसमें तट के निकटवर्ती द्वीप व तट के दूरवर्ती। अब न्यूमोर द्वीप, यहाँ पे देखेंगे कि यह पश्चिम बंगाल राज्य के तट पे स्थित है। भारत व बांग्लादेश की मध्य विवादित है, विवादित भी है। न्यूमोर द्वीप, सागर द्वीप, यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता तट के अंदर और धार्मिक स्थल गंगा सागर। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के भुवनेश्वर तट पे निकट स्थित है। इस बदल का नाम कलाम द्वीप रख दिया गया है। द्वीप का नाम हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। व्हील द्वीप में उन्होंने अपनी पुस्तक माय जर्नी लिखी और यह भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्यों के निकट स्थित, यह भारत उपग्रह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा के अंतर्गत। कच्छद्वीप द्वीप, यह भारत के श्रीलंका के मध्य स्थित, दोनों देशों के मध्य विवादित भी है। सन 1976 में भारत सरकार ने श्रीलंका को यह द्वीप दे दिया था। पंबन द्वीप, यह तमिलनाडु राज्य में निकट है। यह द्वीप सेतु समुद्रम परियोजना का प्रारंभिक तल्लई मल्लार द्वीप, यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। द्वीप सेतु समुद्रम परियोजना का अंतिम बिंदु तल्लई मल्लार द्वीप है। सेतु समुद्रम परियोजना, यह भारत व श्रीलंका के मध्य छोटे द्वीपों से निर्मित पुल की श्रृंखला राम सेतु तोड़ के जहाजों के आवागमन की सुविधा प्रदान करने की योजना परियोजना कहलाती। इस परियोजना में प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु तल्लामलाई। इस परियोजना की कुल लंबाई 167 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 मीटर है। परियोजना 2003 वर्ष प्रस्तावित थी और लेकिन उसे स्थगित कर दिया। प्रमुख कारण धार्मिक संगठनों का विरोध था, श्रीलंका सरकार द्वारा आपत्ति, जैव विविधता का नष्ट होना। यह परियोजना एक पाक जल संधि क्षेत्र में विस्थापित है। अब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। इस द्वीप समूह में 7 द्वीप है, 4 द्वीप अंडमान में, 3 द्वीप निकोबार में। इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, महान निकोबार। दक्षिणी अंडमान छोटा निकोबार द्वीप के मध्य आने वाला मार्ग डक्कन पैसेज कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल सेलुलर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कोरल चीप रिसर्च सेंटर है। अंडमान निकोबार के अंदर सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक 732 मीटर अंडमान स्थित है। निकोबार द्वीप समूह माउंट थुलियर महान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप में लैंडफॉल द्वीप कोको अलग करने वाली रेखा कोको चैनल कहलाती है। अब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो प्रमुख है आपकी ये जनजातियां। महा अंडमानी, ओल्गो, जारवा, सेंटी निग्रोटो, शैंपेन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चावल, नारियल, सुपारी ये इनकी प्रमुख फसलें। इसके अतिरिक्त आम, केला, चीकू, नींबू, अनानास फल। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है।
यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है। यह एक मृत ज्वालामुखी स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप व ग्रेट निकोबार द्वीप दक्षिण भाग के अंतर्गत आता है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार सर्वाधिक निकट स्थित देश सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3 द्वीपों का नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बदला गया, जिसमें नेताजी रोस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हेवलक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मरकत एमराल्ड थाईलैंड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। पिरोटन द्वीप यह कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारत का एक द्वीप, यहाँ पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। दीव यह खंबात की खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अलियाबेट व खड़ियाबेट द्वीप ये द्वीप नर्मदा ताप्ती नदियों के मुहाने पे स्थित द्वीप, यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। मुंबई हाय यह सर्वप्रथम पेट्रोलियम खनन क्षेत्र पेट्रोल खनन पे 1976 में प्रारंभ हुआ था। खनन पेट्रोलियम भंडारण खनन प्लेटफॉर्म का निर्माण सागर सम्राट के जाना जाता है। बसीन द्वीप यह मुंबई तट के निकट एक द्वीप है, प्राचीन गुफा मंदिरों में स्थित है। हेरन, केंद्रे, बुरचुल, भटकल ये चारों द्वीप मुंबई मैंगलोर तटीय क्षेत्र में। लक्षद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन 1973 में मिला के सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कर दिया गया। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल के द्वारा लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर दिया गया। 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाद्वीप द्वारा 2 भागों में बांटा गया। 11 डिग्री के उत्तर का भाग अमीन द्वीप, 11 डिग्री के दक्षिण का भाग कानोर द्वीप समूह, 9 डिग्री दक्षिण अक्षांश कावारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग किया जा सकता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती द्वीप पे स्थित है। लक्षद्वीप का प्रमुख व बड़ा द्वीप एंड्रोस द्वीप, लक्षद्वीप की प्रमुख फसल नारियल, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति, मूंगे की चट्टान। लक्षद्वीप का अंगाती एकमात्र ऐसा द्वीप जहां हवाई अड्डा स्थित है। और लक्षद्वीप में पिट्टी द्वीप व पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। भारत के महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय को मालदीव से, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश कावारती को मिनिकॉय से, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान को निकोबार से, 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप को 2 भागों में, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सियाद्री पर्वत को 2 भागों में, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश सर्किक विवाद भारत व पाकिस्तान के मध्य है। कोको चैनल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप व ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। दोस्तों ये भारत के महत्वपूर्ण अक्षांशीय जो रेखा हैं इनको नोट कर लें। ये क्वेश्चन जैसे 8 डिग्री 9 डिग्री ये बार बार आते हैं, तो इन पूरे को विशेष रूप से नोट करें दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे संपूर्ण भारत की जो पर्वत चोटियां हैं, जिसमें आप देखेंगे राकापोशी जो 7,768, गोंडविन आस्टीन 8,611, नंगा पर्वत 8,126, नंदा देवी 7,817, कंचनजंगा 8,557, नामचा बरवा 7,756, रघुनाथगढ़, जरगा, मोरामजी, गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ ये राजस्थान के अंतर्गत, और सद्भावना 572, अमरकंटक 1066, पारसनाथ 1365, शिलोंग, धूपगढ़ 1350, महाबालेश्वर 1438, कलसूबाई 1646, आरायाकोंडा 1680, केंद्रमुख 1892, दूधाबेटा 2637, अन्नामुंडई 2657, सैंडल द्वीप 732, माउंट थुलियर 643। अब ये संपूर्ण भारत के दर्रे, ये संपूर्ण भारत के दर्रे जिसमें एक बार रिवीजन के तौर पे मिनटेक, अगील, काराकोरम, खारदुला, फुंटुला, बारालापचा, शिपकिला, माना, नीति, लिपुलेक, और यहाँ पे फिर बुर्जिला, जोरजिला, पीरपंजार, बनिहाल, रोहतांग, नाथुला, जेपला, बुमचा, बोमडिला, यंगप्पा, पांगसर, दीपू, तुजू, थाल घाट और भोरघाट, पालघाट, शेनकोटरा, अंडमान निकोबार व दक्कन दर्रा। दोस्तों ये जो भौतिक विभाजन जो भारत का है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो पेज नंबर 12 से पेज नंबर 34 तक रिवीजन के तौर पे हमने रिवीजन भी कर लिया। जो मुख्य इंपॉर्टेंट आपको बोला है उन पॉइंटों को आप नोट करें। बहुत ही अच्छा शानदार लेसन था दोस्तों, चैप्टर के वाइज भौतिक विभाजन के अंतर्गत। आप ये देखिए आपका भारत का भौतिक विभाजन अध्याय 2
कंप्लीट हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा इसका आप बार बार रिवीजन करें और रिवीजन के माध्यम से जहां आपको लग रहा है उन पॉइंटों को नोट भी करें अपने रजिस्टर के अंदर, जिससे स्थायी रूप से आपको याद हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा चैप्टर वाइज अध्याय 3 भारत का मानसून व जलवायु। भारत का मानसून व जलवायु नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसके बाद का है, तो हम वह पढ़ेंगे अध्याय 3। और ये भारत का भौतिक विभाजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर ऑन करें। बैक टू बैक दोस्तों इसके जितने भी ये जो चैप्टर है भारत के भूगोल से संबंधित, जिसके अंतर्गत आपके 14 चैप्टर है। पहला हो गया भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक विभाजन, अब तीसरा आएगा आपके भारत का मानसून एवं जलवायु। कुल 14 अध्याय चैप्टर है, तो वीडियो रूप से मैं बैक टू बैक इन 14 चैप्टरों को कंप्लीट करवा दूंगा। बुक अच्छी है, संकल्प की ओर से शानदार, रीड से संबंधित है और ये टॉपिक आपके आने वाला है। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो जिसमें भारत के भूगोल से संबंधित ये टॉपिक बहुत ही शानदार अध्याय 2 के अंतर्गत। छोटा सा निवेदन है, आप इस टॉपिक को बार बार वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर लें, जिससे आपको ये इस पाठ से अध्याय से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यह आपके विभिन्न स्टेट पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, आरओ, एआरओ, पटवारी, लेखापाल सभी के अंतर्गत भारत का भूगोल जो भूगोल से संबंधित आता है आपको जरूर पूछा जाता है। तो विभिन्न स्टेट के लिए और आईएएस से लेकर जितने भी जो एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये रिवीजन करें चैनल के माध्यम से बार बार अपने रिवीजन को, जिससे आपका नॉलेज स्थायी हो और परीक्षा के अंतर्गत आप अच्छे मार्क्स ला सके। नेक्स्ट हमारा भारत का मानसून और जलवायु होगा। चैनल पर वीडियो से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं, चैनल को सपोर्ट करें। और आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।